अब हम ना पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। फ्लक्स एक्चुअली उसके साथ है, गॉस थ्योरम के साथ, तो उसको वहीं पे पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। बस हमारे पास अब ये दो मेजर कॉन्सेप्ट और बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? जैसे तुम हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल को देखो, तो उसमें क्या होता है, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, लेकिन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक सिस्टम बन गया दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, विच आर लाइंग एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, शायद 1.27 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges which are lying at a small distance। ठीक है, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो ये एक इक्वल और अपोजिट चार्जेस का सिस्टम हो गया जो बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर लाई करते हैं। नेचर में कुछ हमको मिल जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जांपल बताया। ठीक है, और भी है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ये दो डायपोल हो गए एक्चुअली में। ठीक है, और ऐसे ही NH3 भी हो जाएगा। तो ये कुछ नेचर में अवेलेबल इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सुनो एक इम्पॉर्टेंट बात, कि मान लो मेरे पास दो डायपोल्स हैं, एक हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया और एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया। इनसे अगर मैं आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, देखो डायपोल है ना कि स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का एटम ले लो, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे दूर भागेंगे ऐसे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी। इधर नेगेटिव है तो ऐसे आएंगी। तुम अगर देखते तो इसके आसपास एक पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अजीब टाइप का बन जाता। देखो, अब हमने अभी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है Q/r²। ठीक है, फिर हमने रिंग की एक्सिस पर देखा, उसकी कोई वैल्यू थी KQX/x² प्लस r² की पावर 3/2, है ना। फिर हमने रॉड की वजह से देखा कि ऐसे हो सकता है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में K साइन अल्फा 1 प्लस माइनस साइन अल्फा 2, है ना। वो प्लस माइनस की वैल्यू तुम्हें मैंने बताई थी। वाई डायरेक्शन में आता है K कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। इस वाले में तो नेसेसरली नेगेटिव आता है, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है परपेंडिकुलर वाले में। फिर हमने एक रिंग के पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इधर और इधर। ठीक है ना, वहाँ पे फॉर्मूले देखे। तो तुम अगर इसमें देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो है 3/2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगभग x² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर x का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से यहाँ पर भी x का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, वो
एक्स के क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ज़्यादा रैपिडली ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर अब हमको समझना है, अब हमको क्या है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड था, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू होगी E1। वाटर मॉलिक्यूल ले लूँ, उससे भी इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होती, अलग होती है। तो किस डायपोल की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, किससे कम बनेगा, इसको समझने के लिए हमने एक क्वांटिटी को डिफाइन किया है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कैपिटल P से दिखाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मान लो मेरे पास नेगेटिव क्यू चार्ज है, डी डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्यू इंटू डी, मतलब डायपोल के किसी भी एक चार्ज का वैल्यू और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर जैसे मैं मान लो ये एक्स एक्सिस लेता और ये वाई एक्सिस लेता, तो ये आई कैप हो जाता। और इसका जो SI यूनिट है, एक तो पहले मैं इसके वेक्टर वाला बता दूं, पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर तुमको लिखने को आ जाए बोर्ड में तो तुम क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ either of charges of electric dipole and distance between them is defined as electric dipole moment. It is a vector quantity और डायरेक्शन के लिए रूल है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा यूनिट है कूलम मीटर, ठीक है। तो पहले तो देखो यहाँ तक क्लियर है क्या, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो समझा दिया और एक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझा दिया। तो मेरे को लगता है बीच में कमेंट डालना पड़ेगा ताकि तुम्हारे को मैं वो देख पाऊँ मैसेज। तो देखो यहाँ तक क्लियर है क्या बात, दो चीज़ें हमने समझी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है जो एक छोटी सी डिस्टेंस पर होते हैं। फिर हमने देखा एक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, जो किसी भी एक चार्ज की वैल्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और इस ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ओके। अब हम निकालेंगे, देखो समझते पहले हम हमारा काम आसान करने के लिए हम कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो -1, 0 पर नेगेटिव क्यू चार्ज है और 1, 0 पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो ये डायपोल का एक सिस्टम बन गया, दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 2a हो जाएगी। यहाँ पर जैसे जो d है इट इज़ 2a, जिसको हम अभी वहाँ तक बात कर रहे थे। और अगर इसका डायपोल मोमेंट तुम देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आई कैप इतना कूलम मीटर, ठीक है। अब दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इट इज नोन एज एक्सियल लाइन। और दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तुम्हारे बोर्ड में इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो एक्सियल लाइन पर निकालने को आएगा और एक इक्वेटोरियल पर, है ना। और जनरली हम फिर किसी भी पॉइंट पर भी निकालना सीखेंगे कि किसी भी और पॉइंट पर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो वो हम कैसे निकालें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले मैं इसकी एक्सियल लाइन
के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा और फिर इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, तो हम वो इनिशियल कंडीशंस बना लेते हैं पहले। ये वो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज है। मान लो इसकी पोजीशन को हम ए बोल देते हैं, -a, 0। ये है प्लस क्यू चार्ज, इस पोजीशन को हम बी बोल देते हैं a, 0। ये ओ है हमारे पास ओरिजिन 0, 0। ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर एक्सियल पॉइंट पर कोई p पॉइंट है। ठीक है, मतलब r, 0 पर। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो अब देखो, ध्यान से समझते जाओ। इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इधर, तो दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे भी निकालनी है वहाँ प्लस चार्ज रख के देख लो, तो ये प्लस वाला इस प्लस को रिपेल करेगा, तो हमने प्लस आई कैप की डायरेक्शन दिखा दी। इस नेगेटिव क्यू की वजह से ये होगी इस तरफ, क्योंकि ये करेगा उसको अट्रैक्ट। ये हो गया। अब इसमें से ना जो बड़ी वैल्यू होगी वो प्लस क्यू की होगी, क्योंकि ये इसके क्लोज में है, और नेगेटिव क्यू की वजह से कम होगी। तो नेट फील्ड हमको अगर निकालना है, अगर हम पी पर नेट फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम प्लस क्यू की वजह से फील्ड और नेगेटिव क्यू की वजह से फील्ड को का वेक्टर सम कर देंगे ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है। तो देखो, प्लस क्यू की वजह से फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो देखो बी से इसका जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू आर माइनस ए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो आर में से ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें बी और पी के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब तुम्हें ए और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक आर, ये हो जाएगा आर प्लस ए, तो इट इज इक्वल टू ए पी। और हमको पता है क्या चीज़, कि किसी भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हम वही यूज़ करने वाले हैं। तो प्लस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी आई कैप, और इसकी वजह से माइनस आई कैप है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो ये हम एक्सियल पॉइंट पर निकाल रहे थे, तो पी पर या लिख दो एक्सियल पॉइंट पर। इन दोनों में से के क्यू कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, पीछे बच जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर -1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर आई कैप। तो पहले तो चलो, अच्छा मैं पूरा कर देता हूँ, फिर पूछ लूँगा कोई डाउट है तो। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें ना एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बीच में नेगेटिव है। ठीक है, ठीक। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप। ठीक है, के क्यू ऊपर एक्सपेंशन दे दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA। यहाँ नीचे हम स्क्वायर कॉमन लेकर के
इसको लिख सकते थे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। फिर अगली स्टेप में ठीक है, तो अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो के क्यू क्यू 4 RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। अब एक चीज़ और, वो क्या कि तुम देखो यहाँ पर हमारे पास डायपोल मोमेंट 2qa के बराबर है और डायरेक्शन आई कैप, और तुम्हारा जो फील्ड निकला वो भी आई कैप, मतलब पी और ई की डायरेक्शन सेम है। इसमें से देखो 2qa वो बनता है पी, तो इसमें से 2 को अलग कर दूंगा और 2 को एक अलग कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। ठीक है, अब देखो पी भी जो है वो आई की तरफ ही है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2kp r अपॉन। ठीक है, अब हम एक स्पेशल केस देखेंगे। अगर r बहुत बड़ा हो a से तो मैं a को निगलेक्ट कर सकता हूं, तो आर स्क्वायर और ऊपर का r तो एक आर क्यूब बच जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पर फील्ड हो जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक स्पेशल टाइप का फील्ड बनाता है जो रैपिडली ड्रॉप होता है। तो पहले तो यहाँ तक देखो, कोई डाउट हो तो मुझको बताओ। मैं कमेंट के नीचे अपना कमेंट डालूं तो ताकि मुझे पता रहे। अब ये नया कमेंट आएगा नहीं तो मैं इसको फिर एक बार डालता हूँ। एक बार नानचू फिर से बता, ओ अभिजीत एक बार फिर से बताना, क्लियर है कि नहीं? ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड के 5 मार्क्स में आता है, ड्राइव करने को आएगा एक्सियल लाइन पर। एक्चुअली ये डेरिवेशन तो खाली 3 नंबर का है, 2 नंबर इसके साथ न्यूमेरिकल जोड़ करके बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सीधा वैल्यू डाल करके निकालने का होता है, डिस्टेंस दे रखता है वो, तो वो करने के लिए होता है ना। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में आने के लिए ना, मतलब एक्चुअली तो है डेरिवेशन 3 मार्क्स का, लेकिन 2 मार्क्स जोड़ करके 5 मार्क्स बनाते हैं इसको। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर, तो डेरिवेशन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना ना। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो अपन अब करते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ए पोजीशन -a, 0 माइनस क्यू की प्लस क्यू बी a, 0। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन से
r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लेंगे, तो ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट आ गया। यहाँ पर हमको नेट फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो P पॉइंट पर हमें नेट फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो देखो दोनों की वजह से अलग अलग, अब प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन देखना चाहते हो तो दोनों को पहले जोड़ दो, फिर यहाँ पर प्लस चार्ज रखो तो ये इसको ऐसा रिपेल करेगा, तो इट इज ड्यू टू प्लस क्यू। नेगेटिव की वजह से देखना चाहते हो तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव क्यू। ये एंगल थीटा है हमारे पास, ये भी थीटा है। अब देखो ये लाइन में खींच रहा हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा। अब प्लस क्यू के मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक एक्स एक्सिस, एक थीटा एंगल पर, किसी भी वेक्टर का थीटा एंगल पर कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है साइन थीटा। ठीक है, तो प्लस क्यू को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। ऐसे ही नेगेटिव क्यू को भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नेगेटिव क्यू कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर नेगेटिव क्यू साइन थीटा। अब तुम देखो कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइन प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो चार्ज की वैल्यू बराबर डिस्टेंस बराबर, तो दोनों जो हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मिलेगा के क्यू अपॉन इतना। ठीक है, तुम अगर देखो तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब ई प्लस क्यू साइन थीटा का वेक्टर सम अगर हम करें माइनस क्यू साइन थीटा से, तो ये जीरो बनना चाहिए। अब नेट फील्ड इंटेंसिटी है ना, इन दो की वजह से, जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है उसकी वजह से आएगी। तो जो नेट आएगा इक्वेटोरियल लाइन पर, वो आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा माइनस आई कैप माइनस ई माइनस क्यू कॉस थीटा आई कैप। यहाँ तक कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो वो मुझको बताना, मैं पहले अपना कमेंट डाल देता हूँ ताकि मुझे तुम्हारा कमेंट दिख जाए। तो मैं देखो यहाँ तक क्लियर है क्या बात? ओके, तो अब तुम देखो इक्वेटोरियल पर देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं दोनों की जगह डबल लिख लूँ। जैसे ये मान लेता हूँ मैं ई, तो माइनस टू ई कॉस थीटा आई कैप माइनस टू, ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब कॉस थीटा, इसमें देखो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तुम देखो 2QA को लिख सकते हो P, तो माइनस KP अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2 आई कैप। एक और चीज समझना कि तुम देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, उसकी वैल्यू होगी Q2A आई कैप। और देखो तुम्हारा जो नेट आ रहा है ना, वो नेगेटिव आई कैप में आ रहा है, तो मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड बनता है वो डायपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ई और पी की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमको ड्राइव करना था। अब इसका स्पेशल केस, अगर आर बहुत बड़ा हो ए से तो हम ए को निगलेक्ट कर देंगे, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो R³ बचेगा। तो इक्वेटोरियल पर माइनस KP अपॉन R³, और इससे पहले तुमने देखा था एक्सियल पर अप्रोक्सीमेट केस में 2KP अपॉन R³ था। तो तुम देखो एक्सियल वाला फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल अप्रोक्सीमेट केस के अंदर जो एक्सियल वाला है वो डबल है और नेगेटिव है इक्वेटोरियल का। ये प्रूव करने के लिए आया हुआ है बोर्ड में कि प्रूव दैट ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हम देखो प्रूव करके भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखो कोई डाउट हो तो मुझको बताएं। अब मैं तुम्हें एक जनरल पॉइंट पर निकालना सिखाता हूँ। देखो मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लो। ये हमारे पास माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब है ना यूं चलती है यूं, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है ना यहाँ पर फील्ड लाइंस यूं चल रही हैं, यहाँ पर यूं हो जाती है टेंजेंशियल। तो तुम्हें जो इक्वेटोरियल पर मिलता है ना वो ये है, और एक्सियल पर जो तुम्हें मिलता है ये पूरी लाइन पर वो ये है, ठीक है। ये बात समझ लेना अच्छी तरह ना। यहाँ पर भी जैसे यूं बनाओगे तो इक्वेटोरियल पर, इसलिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक्सियल तो देखो डायपोल की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, लेकिन इक्वेटोरियल वाला जो है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में। अब किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर हमको निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। अच्छा ये बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको डबल स्टार मार्क कर दिया ना। देखो ये नेगेटिव क्यू है, ये प्लस क्यू है। ये मान लेते हैं हमारे पास -A, 0 और ये A, 0 है। ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पर कोई P पॉइंट है, यहाँ पर हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। एक देखो मैं अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। डायपोल मोमेंट ये रहा हमारे पास P, इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक थीटा डायरेक्शन में, थीटा एंगल की डायरेक्शन में P cos थीटा, और इससे परपेंडिकुलर P sin थीटा। देखो अरे P दो बार हो जाएगा तो हम इसको Q पॉइंट
एम पॉइंट ले लेते हैं। पी कॉस थीटा का ये एक्सियल पॉइंट है, तो यहां पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल कंपोनेंट होगा, और यहां पर तुम्हें, क्योंकि डायपोल मोमेंट से उल्टा होता है ना, ई इक्वेटोरियल होगा, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी ई होगी विच इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ एक्सियल लाइन। ठीक है, अब ई एक्सियल तुम देखोगे वो आता है 2 k p, अब p की जगह यहां लिखना p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल को लिखना -kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तुमको अगर नेट निकालना हो ना, तो एक्सियल का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर रूट कर दो, तो तुम देखोगे, मैं अगली स्टेप में कर देता हूँ। टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें से देखो जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी, जैसे के बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा, आर क्यूब बाहर आ जाएगा। अंदर जो फंस जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन चार में से एक निकाल दो अलग, तो वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तुम तो ये ध्यान रख लेना, पूरी कहानी तुम्हें याद रहे या ना रहे, ये याद रख लेना। जैसे अगर यहाँ पर मैं देखूँ ऑन एक्सियल लाइन, थीटा होता है 0 डिग्री, कॉस 0 हो जाएगा 1, 3 + 1 4, तो एक्सियल पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब। और ऑन इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पर थीटा होता है 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो इक्वेटोरियल पर वैल्यू हो जाएगी kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, इस तरह से। तो तुम्हें ये सारी कहानी याद न रख के ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। और तुम्हें अगर वो अल्फा एंगल निकालना हो तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बस ये दो फॉर्मूले याद रख लो, तो बाकी सब कुछ ठीक है। और बोर्ड में खैर ये डेरिवेशन आने वाला नहीं है, तो तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम मुझको अभी चेक करके बताओगे यहाँ तक क्लियर है क्या बात? ओके, अब देखो इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डायपोल in uniform electric field. In an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। तो मान लो, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का क्या तरीका है, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन है ना, इनके बीच में डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये और पैरेलल होनी चाहिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डायपोल रख रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल ये रहा।
ये मान लेते हैं हमारे पास माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट, ये बी पॉइंट यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज, और ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब सुने, इन पर फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं देखूं, कोई भी क्यू चार्ज अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। जो फोर्स लगता है ना, फोर्स होता है Q इंटू ई। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम मान लेते हैं पॉजिटिव आई की तरफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये इसको यहाँ से हटाते हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो इस तरफ लगेगा, ये फोर्स 1 मान लेते हैं, नेगेटिव क्यू ई। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है हमारे पास, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और इस प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर मैं नेट फोर्स निकालने जाऊं इस डायपोल पर, तो मुझे क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा इन दोनों फोर्सेस का। तो आप देख सकते हो कि नेट फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। अब सुनो एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, उस पर अगर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग लगते हैं तो उसका नेट फोर्स भी जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो होता है। न तो ये घूमेगा न ये चलेगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस इस तरह से लगें कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल कोइंसाइड ना हो, उसके बीच में कुछ गैप हो, तो इस केस में नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है, लेकिन ऐसे फोर्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रोटेशनल इफेक्ट दे देते हैं, टॉर्क जीरो नहीं होता। ठीक है, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कपल, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क। टॉर्क मतलब मेजरमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट। जैसे हम किसी बॉटल का ढक्कन भी कैप खोलते हैं ना, हम ऐसे तो लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं हम, है ना, कपल्स लगाते हैं ऐसे, तो उससे कैप खुल जाती है। अब इसका अगर टॉर्क हमको फाइंड आउट करना हो ना, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो इस तरह से टॉर्क निकलता है। ठीक है, अभी हमारे केस में क्या होगा, अगर हम टॉर्क निकालना चाहेंगे तो हमें ये ट्रायंगल एबीसी हमने ट्रायंगल ले लिया, इन दोनों के फोर्सेस के बीच में जो ये दोनों कपल बना रहे हैं ना, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड न करता हो, उसके बीच में कुछ गैप हो, तो ये देखो, अब अगर हम इसकी वजह से टॉर्क निकालना चाहेंगे तो दोनों में से कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, तुम दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। अब टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये टॉर्क घुमाने की कैसे कोशिश कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम देखें क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा तो इसकी डायरेक्शन माइनस के कैप हो जाएगी। अगर अपन इसको वेक्टर लिखते तो माइनस के कैप लिखते हैं ना, ये क्लॉकवाइज सेंस में घूमने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखो, हमको बी सी का वैल्यू लेना है ना, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम डी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं, देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये हो गया हमारे पास डायपोल मोमेंट पी। पी और ई के बीच में एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अगर तुम साइन थीटा देखो तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा डी साइन थीटा। ओके, तो हम टॉर्क कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हम टॉर्क लिख देंगे क्यू ई दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी की वैल्यू डी साइन थीटा। ओके, अब तो एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता है पी, वो किसी भी एक फोर्स की वैल्यू इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, तो क्यू डी क्या बन जाएगा हमारे पास पी। तो ये क्यू और डी से हमको क्या मिल जाएगा पी, तो पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो टाउ इक्वल टू या तो होगा पी क्रॉस ई या ई क्रॉस पी। ठीक है, मैं अभी, ये तो गलत है एक्चुअली में, तो या तो हम पी क्रॉस ई करते हैं या ई क्रॉस पी। वो किस बेसिस पे करते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन देखो, जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसमें सेकंड वेक्टर का मल्टीप्लिक, यानी तुम फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ घूमो तब टॉर्क की डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तुम देखो तुम पी से ई की तरफ घूमते हो तो एक क्लॉकवाइज सेंस मिलता है, तो इसका मतलब ये हमको इसको पी क्रॉस ई लिखना चाहिए, ई क्रॉस पी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, पहले तो यहाँ तक चेक कर लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, फिर हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक चेक कर लो, हमने ना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, तो हमने देखा कि उस पर नेट फोर्स तो नहीं लगेगा लेकिन टॉर्क लगेगा। और टॉर्क की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारे केस में डी साइन थीटा आई, तो हमने क्यू डी को लिख दिया पी, और फिर इसको पी क्रॉस ई लिखना चाहिए, ई क्रॉस पी नहीं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड की तरफ घूमते वक्त तुम्हें रोटेशन का सेंस मिलना चाहिए। यहाँ पर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इसलिए हमको इसको पी क्रॉस ई लिखना चाहिए। अब चेक करके बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत लगी किसी जगह पर तो मुझको बताएंगे, डाउट थे तो डाउट लिखो, फिर मैं तुम्हें अलग अलग स्टेप्स बता दूंगा कि कहाँ पर। ओके ठीक है, हम अब इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। देखो स्पेशल केस नंबर 1, अगर दोनों यानी P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, मतलब कैसे कि तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुम्हारा डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, यानी उसका नेगेटिव चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी E के अलोंग हो जाएगी। अब देखो जो टॉर्क खुलता है ना वो पी ई साइन थीटा से खुलता है, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, तो इसका मतलब टॉर्क 0 हो गया, और तुम्हारे पास फोर्स तो ऑलरेडी 0 था ही, तो ये टोटल इक्विलिब्रियम हो गया। अब लेकिन ये स्टेबल टाइप का है या अनस्टेबल टाइप का, तो देखो ये जो इक्विलिब्रियम है ना ये स्टेबल टाइप का है। तुम इसको डिस्टर्ब करोगे ना तो ये वापस इसी तरफ, जैसे अगर तुमने अगर ऐसे डिस्टर्ब किया इसको, मान लो थीटा से घुमा दिया, तो ये टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमा करके वापस इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो तुम्हारा डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही रहना चाहता है। किस तरह से रहना चाहता है, अभी हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और माइनस पी ई के बराबर होती है। ठीक है, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो सिस्टम चाहता है कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन में रहे, और इस वक्त सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो ये स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो सेकंड हम बात करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हारा डायपोल इस तरह से लगाओ कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तुम क्लियरली देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री है, एंड साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, तो टॉर्क 0 हो गया और फोर्स भी 0 हो गया। लेकिन ये अनस्टेबल टाइप का है, क्योंकि तुम इसको जरा सा भी डिस्टर्ब करोगे ना ये उलट जाएगा पूरा, और कैसा रहना चाहेगा, माइनस क्यू यहाँ पर और प्लस क्यू, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 हो जाए, इस तरह से रहना चाहेगा ये। तो ये अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है,
और यहाँ पर हम देखेंगे कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है इट बिकम्स मैक्सिमम और पी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब डायपोल अगर इस तरह से रखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो साइन 90 होता है 1, तो इस वक्त मैक्सिमम टॉर्क लगता है एंड इट इज इक्वल टू पी। ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, ठीक है। देखो फोर्थ, देखो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास और तुम्हारा डायपोल जो कि पहले ऐसे था -q + q, है ना, डायपोल ऐसे रहना चाहता है। अब मैं इसको जरा सा डिस्टर्ब कर देता हूं, मान लो थीटा एंगल से मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो एक टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज, उसको वापस इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो टॉर्क हमने देखा था ना वो -PE sin थीटा होगा। माइनस इसलिए क्योंकि हमने एंगल इसको घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो थीटा तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव है, और जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं अगर वो क्लॉकवाइज सेंस में घूमने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव साइन होता है उनका, यानी अभी यहाँ पर -k कैप, और थीटा हमने एंटी क्लॉकवाइज दिया था +k कैप, तो क्योंकि टॉर्क और थीटा की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो ये नेगेटिव साइन आया, ठीक है। अब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री, ओके 5 डिग्री, तब हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो टॉर्क हमारे पास हो जाएगा -PE थीटा, ठीक है। अब अगर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन सच टाइप ऑफ मोशन इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका अब ये ऑसिलेट करने, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। और अगर ये थीटा इस लेस देन नहीं है तब उसके मोशन को हम ऑसिलेशन बोलेंगे। ऑसिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, और उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है कि उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और उसके अपोजिट हो, ओके। अब ये ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो एक टाइम पीरियड में कितना इसको टाइम लगेगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या करो, देखो टॉर्क इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, है ना, टॉर्क फोर्स जैसा ही तो है, फोर्स इक्वल टू जैसे मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो रोटेशनल मोशन में मास को हम एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करते हैं और एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये आई अल्फा के बराबर हो जाएगा -PE थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -PE/I इंटू थीटा, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल टू -PE/I थीटा। तो अल्फा जो होता है ना वो -ω² थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ओमेगा कितना आ जाएगा, √ऑफ PE/I, तो ये क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड जो हो जाएगा, टाइम पीरियड हमारे पास आता है कैपिटल T से, एंड इट इज इक्वल टू 2π/ω, एंड इट इज इक्वल टू 2π√ऑफ I/P से, और लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/T होती है, तो 1/2π√ऑफ PE/I। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें कोई डाउट हो तो मुझको बताएं।